पैक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हमने शो के इब्तिदा में जो जंगी सूरत हाल थी उसकी बात की थी, लेकिन अब उसके जो असरात हैं मईशत पर, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ईरान अमेरिका जंग के बाद खित्ते में सूरत हाल ख़राब है और आप जानते हैं कि ख़ासतौर पर मुल्कों की जो मईशत है वो हिचकोले खा रही है। पाकिस्तान में इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने तरक्याती फ़ंड्स में से भी अब कटौतियाँ की हैं ताकि आवाम को पेट्रोलियम कीमतों में सब्सिडी दी जा सके। स्मार्ट लॉकडाउन का कहा जा रहा था, मगर सूबों ने मुखालफत की, तो इसकी वजह से अब स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत माली 26 के पहले 9 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम रही है, जो कि ऑब्वियस है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 610 अरब रुपए के बड़े खसारे का सामना है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक FBR जुलाई से मार्च तक तकरीबन 9.3 खरब रुपए के महसूलात जमा कर सका है, जो कि IMF की जानिब से मुकर्ररा हदफ से नुमाया तौर पर कम है। और इस दौरान महसूलात में सिर्फ 10% इजाफा हुआ, जो सालाना हदफ हासिल करने के लिए दरकार रफ्तार का तकरीबन आधा है। और हुक्काम ये भी बताते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने भी महसूलात पर मनफी असर डाला है। सिर्फ मार्च के महीने में तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस दरामदात मुतासिर हुई हैं, जिससे 65 अरब रुपए की कमी वाक़या हुई है, जबकि गैस की फराहमी में तातुल के बायस खाद के कारखानों ने भी मतवक्के टैक्स से 35 अरब रुपए कम अदा किए हैं। उधर IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का भी मुतालबा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगा होने का भी खदशा है। IMF ने आइंदा माली साल 26-27 के वफाकी बजट में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे के साथ टैक्स वसूलियों का हदफ 15,600 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ भी दे दी है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जिस पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना है, इसके साथ साथ बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। डिफरेंट आर्टिकल्स उनके मुख्तलिफ औकात में आ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आई एम ऑल वेल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, गुड टू सी एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, डेफिनेटली इकोनॉमिक वॉर्स के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होते हैं। अब सिचुएशन हम देखें, अब तो अरब ममालिक ने भी तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस सारी सिचुएशन में, इस सारी वॉर सिचुएशन में पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ा है, ज़रा वो हमें बताइए। तो अभी जो इंट्रोडक्शन आपने पेश किया वो एक मिक्स्ड पिक्चर पेश करता है एक इकोनॉमी की। ये वो इकोनॉमी है जो इवन वॉर से पहले एक स्टेबलाइजेशन के फेज में थी, जिसका मतलब है एक मैक्रो सी स्टेबिलिटी आ गई थी। ये सारा जो है इसका महवर जो था वो एक IMF की इंगेजमेंट थी, जिसने इकोनॉमी को एक तरह से जो खसारे हैं उनको कम कर दिया, स्लो कर दिया डिमांड को, और इकोनॉमी को जो इन्फ्लेशन अफरात ज़र है वो 5-7% के ब्रैकेट में आ गई। जो ग्रोथ है वो 3-3.5-4% के ब्रैकेट में, यानी कि लो ग्रोथ में आ गई। और जो बैरूनी खसारा है वो इंपोर्ट्स को संभाल कर, और उसको ट्रेड डेफिसिट फिर भी बरकरार रहा, पर रेमिटेंसेस बहुत बेहतर हो गई पाकिस्तान की। इस पिक्चर में हम एक शॉर्टफॉल में ही आ रहे थे FBR की भी इनटू दी वॉर। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ने ये किया है कि पाकिस्तान को और दुनिया की मईशतों को जो ये लेके चली थी कि $65 का तेल, सो मैम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, राइट। $65 का क्रूड उन्होंने बिल्ड किया अपने बैलेंस ऑफ शीट पे जो इकोनॉमीज़ की होती हैं। उसको आज री रेट करके अगर आप 85 या $90 पे करेंगे तो उससे एक तो जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ेगा, पाकिस्तान का भी बढ़ेगा, जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, पाकिस्तान की भी बढ़ेगी, जो आपका इकोनॉमी है, चूँकि इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी बिकॉज डिमांड कम होगी, आप 30 लीटर की बजाय 25 लीटर डलवाएंगी, आप कम ट्रैवल करेंगी। इसी तरह जो ओवरऑल आपके पास पैसे हैं खर्च करने के वो कम होंगे, इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी तो वो कंपेटिटिव कम होगी, तो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि 4% की ग्रोथ हम अगर लेकर चले थे तो वो कम होगी। अफरात ज़र अगर हम 5 से 7% समझते थे तो अब मैं समझता हूँ ये 7 से 8% पे चली जाएगी ऑन दी एवरेज, और इस माह हो सकता है 8% से भी ज्यादा है। ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। रेमिटेंसेस, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सो 22 अरब डॉलर की रेमिटेंस आउट ऑफ द $40 बिलियन जो हम इस साल इमेजिन कर रहे हैं वो आना है गल्फ रीजन से। अगर 5% हर्ट होती है तो $1 बिलियन कम होगी, अगर 10% हर्ट होती है तो $2 बिलियन कम होगी। और ये याद रखिए, हो सकता है मार्च में इतना हर्ट ना आए,
बट आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 5-6 मिलियन पाकिस्तानी रहता है मिडिल ईस्ट में। ये 7-8 साल के साइकिल पे रहता है। इट्स नॉट लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वेयर पीपल गो दे गेट देयर इमिग्रेशन, उनके बच्चे भी वहां रहते हैं। ये जो रहते हैं, ये चूंकि ज्यादा वर्क वीजा पे रहते हैं, ये 7-8 साल बाद काम करके पाकिस्तानी वापस आ जाते हैं। सो नए लोगों का जाना जरूरी है। 6 से 8 लाख पाकिस्तानी बाहर जा रहा था, मेरा ख्याल है ये स्लो हो जाएगा। सो इसका लोगों की इनकम्स पर, बिकॉज आप देखिए ना 9 से 10% हमारी पूरी इकोनॉमी के हुजम का आता है कहां से? 40 अरब डॉलर की रेमिटेंस से। अगर वो कम आएगा तो लोगों को एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी जो एब्जेक्ट पावर्टी, जो बिल्कुल लो लेवल पे पावर्टी है ना, वो है 29%। ये हमें खुद अथॉरिटीज ने बताया। जरा अगर $2.5-3 की पावर्टी डे पे करें तो वो 44% है पाकिस्तान पे, तो उस पे इम्पैक्ट आएगा। सो द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज। इन द शॉर्ट रन आई थिंक मैं एक कमेंट जरूर करूं। मेरे ख्याल में जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था ना, वो था डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड कंजर्वेशन और डिमांड को तोड़ना। जब मैं फिगर्स देखता हूं और ये भी सुनता हूं कि मार्च की जो कंजम्पशन भी आ रही है तेल की, वो उतनी कम नहीं आ रही जितनी हम उम्मीद कर सकते थे। और मैं ओवरऑल देखता हूं मोबिलिटी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन मेजर्स, एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक का बिहेवियर, I am not very satisfied that we have done the kind of demand management that we should have done. लोगों की जेबों पे भी भारी पड़ेगा, ये हमारे खसारे पे भी भारी पड़ेगा, हमारी इंपोर्ट पे भी भारी पड़ेगा। और यही हमारे पास था जो हमें करना चाहिए था। अब ये सब कुछ नहीं किया तो स्मार्ट लॉकडाउन की बातें आ रही हैं। वरना अगर आप ये सब कुछ कर लेते, वो 3 दिन जो छुट्टी के थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, लोगों को घर बिठाते, तेल की कीमत थोड़ी और बढ़ने देते मुल्क में, ताकि मैं और आप जो है अपने ये जो डिस्क्रेशनरी, यानी कि हम मर्जी से बाहर जा रहे हैं, डिस्क्रेशन से जा रहे हैं, ये ट्रिप्स काटते। पब्लिक सेक्टर इससे ज्यादा दिखाता ऑस्टेरिटी के मेजर्स, जिसका मतलब है ठीक है फ्यूल और ये सब काटना, बट एक बड़ा, हम चूंकि मैं फाइनेंस में मैंने काम किया है पाकिस्तान में, 5 फाइनेंस डिविजन्स हैं, 4 प्रोविंसेस के, एक फेडरल का, वो ये मार्च में ही इशू कर देते कि मार्च अप्रैल मई जून में आपने अपने ERE जारी खर्चात में 10% की कटौती करनी है। अब हमने कम क्या किया? हमने जाके 100 अरब रुपए का PSDP कम किया, डेवलपमेंट बजट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई खर्चा कम कर दिया। ये दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि जो हमने आज डैम पे खर्च करना था, दासू पे, वो हम अगले साल 110 अरब खर्च करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। खर्चे कम करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। खर्चों को मौखर करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमने ये कर दिया। सो एक ओवरऑल तनाजुल में अब चूंकि हम इस पे रिलाई कर रहे हैं कि महंगा तेल आ रहा है, हम उसको लेते चले जाएं। 23-24 दिन का डीजल पड़ा हुआ है, और फिर हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोविड के बाद हमने जखायर बिल्ड करने थे 60 और 90 दिन। आज जब हम वॉर में गए हैं तो 28 दिन के जखायर थे। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 23 दिन का डीजल है और 11 दिन का क्रूड है। सो वी आर रिलाइंग के शिप्स आएंगी और वो बड़ी महंगी आएंगी। ये भी याद रखिए, जो $65 का तेल था प्री वॉर, आज जो दुबई की प्राइस जो हमें हिट करती है वो $124 है। इट्स नियरली डबल द प्राइस। गवर्नमेंट को इस फ्राइडे मेरी दानिश में कीमत को वेरी कर देना चाहिए और स्पेशल सब्सिडी पे चले जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी जो ये बढ़ाया गया है, 55 रुपए बढ़ाए गए, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखकर पहले ही इतना बढ़ा दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कि वो 2-3 हफ्ते सस्टेन कर सकती हैं? और उसके साथ साथ ये जो IMF का जो मॉडल आपने बताया, दूसरा ये जो सवाल का हिस्सा है वो ये कि IMF ने जो पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा कर दिया है, इससे तो चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी और ये सिर्फ इस पर रिलायंट होकर नहीं चला जा सकता कि आप सार्फिन पर ही इसका बोझ डालते जाएं। कुछ पॉलिसी होती बनती नजर आ रही है। मैं भी ऐड कर दूं कि टैक्सेस का तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। ओके, सो हमें 1 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। अच्छा, because you want to educate people and you want to educate the authorities also. Exactly. पॉलिसी मेकर्स को भी बाहर से एडवाइस लेनी चाहिए। देखिए, पहली बात, जो 55 रुपए बढ़ाया, उसके बाद 129 अरब रुपए की हमें एक सब्सिडी सी बर्दाश्त करना पड़ा। ठीक। अब बात यह है कि 55 के बाद फिर 20 रुपए बढ़ा देते,
क्योंकि आप अपनी 1800 सीसी करोला में, सिविक में भी वही सब्सिडी ले रहे हैं जो रिक्शे वाला ले रहा है, या जो 2 बाइक वाला ले रहा है, जो 2 व्हीलर है वो ले रहा है, या चिंची वाला ले रहा है। सो आपको ये तब्दील कर देना चाहिए था, आपको प्राइस एडजस्ट थोड़ी सी करनी चाहिए थी पार्टली, और साथ ही टारगेटेड सब्सिडी पे, ये तो मैंने दूसरे दिन लिख दिया था कि डोंट गिव सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम, गिव सब्सिडी टू द पीपल हु डिजर्व द सब्सिडी। देयर इज अ डिफरेंस इन, आप हम ये समझ नहीं पाते कि यार हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज ना करें, हम उन लोगों को सब्सिडाइज करें। सो थोड़ा सा प्राइस 55 के बाद भी 20-30 बढ़ने देते सुपर पे, पेट्रोल पे, और जो अफेक्टेड वल्नरेबल हैं उसका डेटा है ना, देखिए ना, जहां काम पाकिस्तान ने सही किया है, 10 से 30 मिलियन हाउस होल्ड का एक है नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उसमें डेटा पड़ा हुआ है। हम तीनों का नहीं है उसमें डेटा, उसमें उनका डेटा पड़ा हुआ है जो 29% एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, जो 44% ओवरऑल, अगर आप जरा रिलैक्स करके पॉवर्टी का नंबर निकालें तो आप जाकर उनको दें, जितना मर्जी सब्सिडी दें, मतलब जितनी ज्यादा आप उनको इनकम सपोर्ट देना चाहते हैं जरूर दें। और इसी तरह आपको 127 अरब ना खर्च होते बल्कि 70 अरब होते और आप प्रोविंसेस से पैसे ना मांग रहे होते। सो इट्स वेरी सिंपल। सो एक तो ये बात होगी। अच्छा। अब प्रोविंसेस को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब ये तो देखे ना, आज वॉर को 1 माह से ऊपर हो गया है। अब भी अगर हम ये कहें कि हम इजलास करके इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसी साजी क्या होगी, तो हमें रियलाइज करना है कि रिएक्शन फंक्शन इस तरह की चीजों में बड़ा स्विफ्ट होना चाहिए। इट कांट वेट फॉर अ मंथ एंड 1 डे एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू, बिकॉज जो पानी है वो रोज सर से इस तरह गुजर रहा है कि 127 में अब अनदर 50 अरब बिल्ड हो चुका होगा। Exactly. 170 अरब की सब्सिडी सरकार ले चुकी होगी, और आपकी मैम जो यू आर बाइंग एक्सपेंसिव फ्यूल फॉर द कंट्री, तो आपके डॉलर भी खर्च हो चुके होंगे। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि पहले से ये जो सोच लिया जाना चाहिए था, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये उस वक्त बन जानी चाहिए थी जब ये सब कुछ इनिशिएट हुआ था। ऑलरेडी पेट्रोलियम लेवी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब होगा क्या आगे अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है? गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या बेस प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा? फिर तो वही बात आ जाएगी, 300+ पर चली जाएगी आवाम के लिए बात। और दूसरा ये कि जो सब्सिडी की आपने बात की, इस हवाले से एक प्लान था, एक ऐप बनाई जा रही थी, डिज़ाइन की जा रही थी कि जिसके अकॉर्डिंग जो है वो राशनिंग की जाएगी और उसके बाद फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो दी जाएंगी आवाम को। क्या वो तरीका दुरुस्त है रिलीफ का? तो पहली तो बात यह कि ये जिसने भी IMF से निगोशिएट करना है उसको उनको बताना पड़ेगा कि ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये हमने, चूंकि मैं खुद लगाने वालों में से था, ये हमने जनरल सेल्स टैक्स को 0 किया था, क्योंकि वो प्रोविंसेस के साथ शेयर होता था। ठीक, मतलब अगर उसमें इस साल 1468 अरब रुपए आते, बिकॉज दिस इज द अमाउंट, तो उसमें से 60% प्रोविंसेस के पास चला जाता। PDL का 1468 आएगा, वो सारा फेडरल के पास रह जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है, आई एम सेइंग दिस वेरी वेरी क्लियरली, कि GST लगाया जाए ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज PDL GST का मुतबादिल था जो लगा दिया गया था। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। सो एक तो ये बात हो। दूसरी बात मेरी ये राय है, किसी वक्त इस पे IMF पे गहरी डिस्कशन कर लेंगे। IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएशन मांगता है। 610 अरब का तो शॉर्टफॉल पहले ही 9 माह में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप 13,900 भी नहीं कलेक्ट करेंगे, और जो अगले साल का अगर 15,600 का वाकई टारगेट है तो वो भी मीट करना इज हाईली अनलाइकली। सो लेट्स मेक अ प्रोग्राम, जैसे मैम कह रही थी, टैक्सेस का जो बोझ है वो कॉर्पोरेट पे भी, मैडम और आप दोनों पाकिस्तान के लीडिंग एंकर्स हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, मैं मान लेता हूँ ये बात, तो आप 38% टैक्स दे रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। और मेरे घर पे जो मुलाजिम है, अगर वो 50,000 से ऊपर की सैलरी पे चले गए हैं तो वो टैक्स फाइल करना पड़ता है उनको। यार इट कांट बी लाइक दैट, इट कांट बी, बिकॉज जो 50,000 का ब्रैकेट है आज के दौर में वो 1 लाख रुपया होना चाहिए। Exactly. ये चेंजेस नेसेसरी हो गए हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए। मैं आई एम सर्टेन ऑफ दिस कि अगर अथॉरिटीज ये रीनिगोशिएट नहीं कर पा रही फंड के साथ, तो दे हैव टू गो बैक ऑन द ड्राइंग टेबल, गेट सम पीपल हु कैन डू दिस नेगोशिएशन। बिल्कुल ठीक है, IMF के साथ नेगोशिएशन, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रीनिगोशिएशंस होनी चाहिए। हम वरना इस
इकोनॉमी को स्लो ही करते चले जाएंगे, जो जिसका कोई फायदा नहीं है। ये इकोनॉमी अब एक इम्पेटस मांगती है जिसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट का, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, वरना ये साल 2 साल भी फंड के प्रोग्राम से गुजर जाएंगे एंड वी विल बी लुकिंग एट अनदर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टोरी दिखाई दे रही है उसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि खित्ते में जो सूरत हाल है वो अभी बहुत जल्द तब्दील नहीं होने वाली है, बहरान दर बहरान सामने आने वाला है। क्या इक़दामात आप जो है समझते हैं कि अथॉरिटीज़ को लेने चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि सिफारतकारी की टेबल पर जब ये आते हैं तो बहुत स्विफ्ट फैसले लेते हैं और बहुत उम्दा कारकर्दगी है इनकी वहाँ पर, लेकिन जब भी मुल्क के अंदर मईशत संभालने के फैसले होते हैं उसमें बहुत वीक चल रहे हैं आप। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसलिए कि पहले तो हम समझें कि हार्ड कॉल्स पाकिस्तान की बिजली की कीमत या पेट्रोल की कीमत चेंज करना नहीं है, मतलब इसको समझें। हम समझते हैं कि कीमत बढ़ाना बड़ा मुश्किल फैसला है, ये बिल्कुल कतई तौर पे मुश्किल फैसला नहीं है। मुश्किल फैसला ये है कि हम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कर सकते हैं मुल्क में कि नहीं कर सकते। वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हम प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल एनर्जी रेगुलेटर, प्रोफेशनल नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं चलाना चाहते। हम इसको प्राइवेट तहवील में डिस्कोस को नहीं देना चाहते। हम जनरेशन कंपनीज को प्राइवेट तहवील में नहीं देना चाहते। हम स्टेट के फुटप्रिंट में सब्सिडीज देकर और अपनी एफिशिएंसी गेन्स जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर लेड ना होने देकर मुल्क को चलाना चाहते हैं। दीज आर दी टफ कॉल्स। फिर जो हमें सीखा है वो ये है कि हमें जो फ्यूल के रिजर्व्स बिल्ड करने हैं, हमें ट्रेन पे फ्रेट को कैरी करना है, हमें अपना तर्ज ज़िंदगी इलेक्ट्रिक करना है और गैस और पेट्रोलियम से निकलकर इंडिजिनस बिजली पर रिलाई करना है। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान स्टोरी। बिल्कुल ठीक है। एज ऑलवेज डॉक्टर साहब, इन दी एंड मैं आपसे वही जो है वो पूछना चाहूँगी, टिप्स दें एक आम आदमी को इस सिचुएशन में, जिस तरह से कोविड का टाइम था उसमें हमने किस तरह से मैनेज किया, और अभी चले गवर्नमेंट ने जो अपने डिसीजंस करने हैं जिस तरह भी करने हैं और जिस तरह बर्डन पड़ना है एक आम आदमी पे, उसके लिए क्या टिप्स हैं, उसे कैसे अपना सर्कल चलाना है और उसी सिचुएशन में रहते हुए थोड़ी बहुत बचत अपनी कैसे की जाए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी अपनी डिमांड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा करें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने 10 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि हर इंसान को क्या करना है। वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है, अपनी हाईवे स्पीड लिमिट्स कैसे मेंटेन करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज़ करना है, कार शेयरिंग कैसे करनी है, और अपना तर्ज ज़िंदगी इस तरह कैसे बदलना है कि आप डिस्क्रेशनरी ट्रैवल बिल्कुल कम कर दें, लाइट्स बिल्कुल बुझा दें, अपनी जो जिसे कहते हैं ना फ्यूल कंजम्पशन को ड्रॉप कर दें उन 3 दिन में जो आप छुट्टी पे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आप अस्यूम करते हैं, और अपनी जो घर की मतलब पर्दे गिरा दें ताकि धूप ना आए, आपको कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी पड़े, कम से कम बाहर जाएं, अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो साथ वालों के मोटर बाइक पे शेयरिंग करें। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू मस्ट बी डूइंग सो दैट आप इस चीज़ से गुजर जाएं। इंडस्ट्री को भी अपनी एफिशिएंसी मेजर्स और स्विचिंग करनी चाहिए इनटू बेटर फ्यूल्स। आई थिंक दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर